नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइन लर्निंग में। हम पॉलिटी में आज चैप्टर 3 करेंगे और चैप्टर 3 में जहां तक पॉसिबल होगा हम उसको कंप्लीट करने का कोशिश भी करेंगे। इंडियन पॉलिटी हमारा चैप्टर 3 है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में जो कुछ फीचर्स हैं, जो उसकी कुछ खासियतें हैं, जो उसमें कुछ खासियतें उसमें मौजूद हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। शुरुआत हम इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसके फीचर का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रो किस तरह से होना चाहिए वो देखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है कि अपने कंटेंट में काफ़ी अनोखा है। अनोखा है क्योंकि ये बाकी सबों से अलग इसको रखा गया है, यूनिक रखा गया है, इसीलिए इसको बाकियों से अलग माना जाता है। पर इस अनोखे कंटेंट में भी ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरोड है, दुनिया के अलग अलग संविधानों से इसको उठाया गया है, इसको लिया गया है और तब जाके भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो हम उन्हीं सारे अनोखे जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं वो जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अनोखा बनाते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक फॉर्म देते हैं अपने आप में, उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ जो उसकी खासियतें हैं वो देखेंगे। शुरुआत हम करते हैं उन बातों से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी 1949 में। 1949 के दौरान जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने उसमें बहुत से बातें अलग ऐड की थी, जो अलग अलग कंट्रीज से हमने आइडियाज़ बोरो भी किए थे। उसमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो बदलाव है वो कर रहे थे। पर उस बदलाव को भी जो हम 1949 में लेके आ चुके थे, जो 1949 में हो चुका था, उस बदलाव के बाद भी हमारे संविधान में आगे चल के काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd, 74th। इन सभी अमेंडमेंट्स ने हमारे संविधान को आगे चल के और बदलने का काम किया। यहाँ तक कि जब 42nd अमेंडमेंट की हम बात करते हैं तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी जाना जाता है, यानी छोटा संविधान। अपने आप में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना कुछ उसमें लाया गया है कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी जाना जाता है, और ये हुआ था 1976 में। तो किस तरह से बाई एंड लार्ज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो देखेंगे इसमें दुनिया से काफ़ी कुछ अलग है। दुनिया के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ अनोखी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो सिर्फ हम इंडियंस के लिए ही स्पेसिफिक है। हम इंडियंस के लिए ही खास तौर पे उन फीचर्स को निकाला गया है, उन फीचर्स को लेकर के आया गया है। तो इन फीचर्स में बहुत से जो संविधान के जो फीचर्स है वो केशव नंदा भारती केस जो 1973 में आया है उससे भी प्रभावित होता है। यानी उसके दौरान एक कॉन्सेप्ट आया था अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब आप अमेंडमेंट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संविधान में कुछ भी बदलना संभव है, ईदर थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी और थ्रू सिंपल मेजॉरिटी कुछ भी चाहिए, पर क्या संविधान में सब कुछ बदलना संभव है? तो इस कॉन्सेप्ट का जवाब आया था केशव नंदा भारती केस में, और कहा गया था कि सब कुछ आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। संविधान की एक आत्मा है, एक बेसिक फीचर है, उसको बदला बिल्कुल नहीं जा सकता, उसको बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेकर आया गया था इन केशव नंदा भारती केस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे चल के इस तरह से देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेलिएंट फीचर्स की ओर आते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स में हमारा जो सबसे पहला फीचर होगा, जो सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारा सबसे पहला फीचर जो हमें बताया जाता है वो ये कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आइए उन पॉइंट्स को भी एड्रेस कर लेते हैं। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब दुनिया भर के सभी संविधानों को दो भागों में बांटा जाता है, एक जो लिखा हुआ है और एक जो बिना लिखे हुए है। अब एग्जाम्पल जो है वो रिटन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मिलता है और अनरिटन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मिलता है।
तो इससे क्या हम ऐसा समझे कि ब्रिटिश में जो संविधान है, जो अंग्रेजों का जो संविधान है, वो लिखा ही नहीं गया है, मतलब वो लोग बस जो सामने आया वही संविधान है? ऐसा नहीं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है कि ये संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, इजीली इसको अल्टर किया जा सकता है, इजीली इसको बदला जा सकता है, यानी संविधान यहाँ सर्वोपरि नहीं है। संविधान अंग्रेजों में सर्वोपरि नहीं है, वहां पे जो सर्वोपरि है, वहां पे जो सबसे ऊपर रखा जाता है, वो है वहां का पार्लियामेंट। इसीलिए वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अनरिटन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको इजीली बदला जा सकता है जस्ट विद सिंपल मेजोरिटी। हाउस में मिनिमम मेजोरिटी हो गया, मिनिमम वोटिंग हो गया, और संविधान में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी जो वहाँ का ह्यूमन का जो फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान को वहाँ फ्री रखा गया है कि इजीली जो भी लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, एकोमोडेशन के लायक हो, यानी जो भी लोगों में बदलाव आ रहा है, जो भी समाज में बदलाव आया है, उसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अपने में अडॉप्ट कर सके, इसीलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अनरिटन टाइप ऑफ रखा गया। वहीं जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो रिटन है और वो रिजिड है, यानी उसको ईजिली बदला बिल्कुल नहीं जा सकता, और वो इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका जो अलग अलग स्टेट्स के द्वारा मिल के जो बना है उसको ईजिली अलग होने का मौका ना मिले, वो आपस में एकजुटता के साथ रहें। और इसका कारण है वहाँ का एकदम स्ट्रांगली बना हुआ, लिखा हुआ, एकदम से कड़क वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, एकदम ईजिली उसको बदला नहीं जा सकता। दैट्स वाई द टर्म यूज देयर इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम मतलब कड़क है, एकदम इजीली आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। इसी के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय संविधान आ जाता है, पर वो अभी का टॉपिक नहीं है। अभी का टॉपिक समझने के लायक है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी लंबा है, और इसके लंबे होने का कारण क्या है भाई साहब, तो वो हम आगे चल के जानेंगे। पर फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर लिखे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप याद रखिएगा। हम अपने ओरिजिनल संविधान की अगर बात करें तो ओरिजिनली हमारे संविधान यानी 1949 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे 395 आर्टिकल्स, जिनको 22 भागों में बांटा गया था। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे 395 आर्टिकल्स, जिनको 22 पार्ट्स में यानी 22 पार्ट्स में बांटा गया था, और ये थे 8 शेड्यूल्स के अंदर। जो अभी जो मौजूदा 12 शेड्यूल्स हैं, उस समय 8 शेड्यूल हुआ करते थे। फिर 2013 यानी 2013 मतलब अगर कोई बदलाव के हिसाब से समय ले ले, 2013 के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स, जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग समय है उसके दौरान अलग अलग जो समय के हिसाब से बदलाव हुआ वो आपके सामने फिलहाल उपलब्ध है, मौजूद है। ठीक है, तो ये बहुत से अमेंडमेंट्स हुए और इसके थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ शेड्यूल्स भी हैं, उनको ऐड करते लाया गया, उनको ऐड करते रहा गया। और ये जो अमेंडमेंट का जो कार्य है ये 1951 से ही स्टार्ट हो गया था। तो अभी तक हमने 20 आर्टिकल्स को मिटा दिया है, 85 आर्टिकल्स को ऐड किया है, 4 पार्ट्स को ऐड किया है। 4 पार्ट्स अगर आप देखें तो पार्ट 4A, 9A, 9B एंड 14A एज अ पार्ट को हमने ऐड किया है। 4 शेड्यूल्स को ऐड किया है, 9, 10, 11, 12, और एक पार्ट को हम डिलीट भी किया है, पार्ट 7 को हमने मिटाया भी है। दुनिया का किसी भी संविधान की अगर हम बात करें, दुनिया में किसी भी अगर आप संविधान की बात करें तो इतने सारे आर्टिकल्स दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। वर्ल्ड ओवर आप दुनिया में जो भी वर्ल्ड ओवर या दुनिया भर में आप जो संविधानों की बात जब करेंगे तो इतने सारे आर्टिकल्स और इतने सारे शेड्यूल्स किसी जगह आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में सारे शेड्यूल्स, सारे आर्टिकल्स ऐड करके इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको काफ़ी लंबा बना देता है, काफ़ी लेंदी बना देता है। अब ऐसे क्या कारण है कि हमारा संविधान इतना लंबा हुआ? तो 4 फैक्टर्स जो मेजरली जिनको हम जानते हैं, 4 फैक्टर्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए उन्हीं 4 फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर,
यानी हम अपने एरिया को देखें, हम अपने धरती, अपना जो कंट्री है उसके वास्टनेस को देखें, इतना बड़ा कंट्री है और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं और सारे स्टेट्स के लोगों की अपनी अपनी खासियतें हैं। तो हमारा जो कंट्री है वो काफ़ी बड़ा है और उन सबको केटर करना था, उन सबको लेके लेके हमें आगे बढ़ना था। तो इसके लिए जब उन सबको लेके जब जब हम चलेंगे, जब हम साथ में उनको लेके आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा संविधान जो है वो कंपैरेटिव बड़ा बनेगा, क्योंकि हमें सबको मेंशन करना है, हमें सबकी ज़रूरतों को देखना है, हमें सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण हम देखें तो हमारा संविधान बड़ा होना ही होना था। दूसरा फैक्टर जो इसमें हेल्प करता है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी ऐतिहासिक तौर पे ही कुछ ऐसा था हमारा, जो मतलब सीख कहिए या अंग्रेजों के अंतर्गत जो हम जीवन जी रहे थे, उस ऐतिहासिक फैक्टर को देखते हुए भी हमारा संविधान बड़ा हुआ। उसमें जो एक मेजर फैक्टर प्ले करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अपने संविधान में बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ मेंशन किया है। तो जब आप इतने सारी चीज़ें जब किसी जगह से लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी अगर अपने आप में बल्कि है, तो आप एक बल्कि चीज़ को अपने में ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं और आप उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जब आप देखते हैं तो आप एक बल्कि ऑब्जेक्ट में और एडिशन करोगे तो वो और बड़ा ही होगा। एंड दैट इज़ वाई ड्यू टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, अगर आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स को देखते हैं तो हमारा संविधान आपको बड़ा होने का पूरा गुंजाइश है, क्योंकि हमने 1935 को ही पूरा उठा के उसमें से मॉडिफिकेशन करके इंडियनाइज उसको कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको डिटेल में पढ़ने का है तो हम आगे हिस्ट्री में जानेंगे, या इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने पीछे देखा है। तो अगर आप पीछे के किसी चैप्टर में रेफर करिएगा या आगे आने में हम दोबारा फिर से देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो आपको इसकी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। चैप्टर 1 आप देखिए, चैप्टर 1 जो है हमारा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अच्छे से मेंशन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो फैक्टर बात करता है वो बात करता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का। जहां अमेरिका में बात होती है कि अमेरिका में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है, सेंटर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको सभी राज्यों के लिए भी जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है वही मिलता है, और जो सेंटर है यानी जो हमारा केंद्रीय तौर पे जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, उसके लिए भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट। और पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग हुआ भी करता था, पर अब ये भाई साहब भी अब एग्जिस्टेंस, मतलब इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा कुछ कचड़ा टाइप अब नहीं है। अब एक देश एक संविधान वाली बात हो गई। उसके बाद सबसे मज़ेदार बात, ये तो बातें हो गई, पर इनमें सबसे मज़ेदार बात जो कहा जाता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो लीगल लुमिनरीज यानी जो वकील लोग थे वो संविधान हमारा बना रहे थे। और वकील तो भाई छोटी मोटी बात करेंगे नहीं, वकील तो है कि रगड़ रगड़ के चीज़ों को लंबा करेंगे ही करेंगे। तो लीगल ल्यूमिनरीज के होने के कारण माना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हुआ, क्योंकि वकील, ठीक से आप वकीलों से मिलिएगा और देखिएगा तो नॉर्मली वो बात ही नहीं करते, बातों को खींच तीर के लंबा करना ही उनका एक काम है, क्योंकि कोर्ट में वही प्रैक्टिस है। तो माना गया कि जब वो कोर्ट से उठ के पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में उनको जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य मिला, तो यहाँ भी उन्होंने अपनी जो खासियत है, जो अपना जो उनका जो एबिलिटी है, जो उनका कार्य करने का जो तरीका है, उसको उन्होंने दिखाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया लंबा, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया लेंदी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को का जो लंबा होना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतना बड़ा होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे का फैक्टर हम आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक थोड़ा और देख लीजिए कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस को तो कैरी करता ही है, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, यानी इंडिया में गवर्नेंस कैसे होगा ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता ही है। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, यानी वो जो गवर्नेंस का जो प्रोसेस बना उसको एडमिनिस्टर, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका भी बात करता है, इसका भी जिक्र करता है, ठीक है। फिर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखिएगा, जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो अभी मतलब डेमोक्रेसी के तौर पर डेवलप हुए हैं, उनमें देखिएगा कि आम तौर पे जो हर रोज का जो बातचीत है उसको वो हर रोज पे ही छोड़ दिए।
यानी जब संविधान के लोग, जब जो पार्लियामेंट्री हाउस में जब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, आपस में बातचीत होगा, तो उसके ऊपर वो ऑर्डिनरी बातें, आमतौर पे जो कंट्री को मैनेज करने के लिए जो बातें हैं उसको वो मैनेज करेंगे, उसको वो देखेंगे, उसको वो डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो फैसला लेना होगा वो लेंगे। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोशिश किया कि छोटी से छोटी बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंट किया जाए और उसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन, अब भारत को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे पाए जो फुल फ्लेजेड हो और जो काफ़ी सिक्योर हो अपने आप में, ताकि आने वाले समय में हमारे भारतीय भाई बंधुओं को ज़्यादा घुमाया फिराया ना जा सके और एक सेफ गार्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका सेफ गार्ड कर सके, ऐसा संविधान हम दे पाए भारत को। तो ये हमारे लीगल जो ल्यूमिनरीज जो हमारे पार्लियामेंट में उस समय बैठे थे, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे उस समय के, उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को देखा और फाइनली ये तय किया कि भारत में हर छोटी से छोटी जो भी बातें हैं उसको संविधान में मेंशन किया जाएगा। छोटी से छोटी जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियर किया जाएगा, ताकि कल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये प्रैक्टिस था और इसकी वजह से हमारा संविधान जो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको आज का जो हमारा प्रयास है वो अच्छा लगा होगा। हम अगले भाग में और जो भी इसके फैक्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फैक्टर्स हैं जैसे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज या जो भी अदर आगे के फैक्टर्स हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।